नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बिहार को पीएम की सौगात बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर भजन संध्या कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या कह रहे सुन लेते हैं। इस हरिद्वार का भी, धर्म नगरी का भी काशी और अयोध्या की भांति अपने भव्य स्वरूप में दर्शन हो जाया करेंगे आगे चलकर। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने पहली बार एक विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ ही स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन शेड और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि आपकी यात्रा में कोई असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्रों में स्थित होटल और ढाबों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए। धर्म नगरी की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। लगभग सैकड़ों की संख्या में 300 से भी ज्यादा कैमरे आज पूरे इस कांवड़ क्षेत्र में लगाए गए हैं। हमने कांवड़ मेले में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है, ताकि जाम में फंसे गंभीर मरीजों को गंगा नदी और गंग नहर के जरिए जल्दी से जल्दी निकट के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, ये कांवड़ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल करोड़ों करोड़ शिव भक्तों का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जहां भक्ति है वहां मर्यादा भी आवश्यक है, जहां आस्था है वहां अनुशासन भी जरूरी है, और जहां शिव है वहां शांति भी स्वाभाविक है। लेकिन हाल ही में भाइयों बहनों कुछ घटनाएं भी सामने आई है, जहां कुछ स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और अनुशासनहीनता भी देखने को मिली है। साथियों, शिव शक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। अभी मुझे मेरे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा, भाइयों बहनों, ये भगवान महादेव को जल अर्पित करने का, उनकी आराधना करने का एक पवित्र यात्रा है, पवित्र एक तरह से अनुष्ठान है। और ऐसा अनुष्ठान जो हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपना शोधन करने के लिए इस यात्रा को करते हैं, तो हम सबको ये याद रखना होगा, भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए हलाहल पी लिया, और इसीलिए वो नीलकंठ हो गए। तो इसलिए अगर हमको भी कहीं कोई परेशानी आती है, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपकी यात्रा के कारण से किसी को भी कोई परेशानी न हो, और यात्रा के नियमों का आप पालन करें, मैं अपील भी करता हूं। मुझे गर्व है कि लाखों कांवड़िया इसी भावना के साथ यात्रा कर रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। लेकिन कुछ लोगों से जो ये पावन यात्रा के उद्देश्यों को भुलाकर अशांति या उपद्रव की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी विनम्र अपील करता हूं कि वे सच्चे शिव भक्त की भांति विनम्रतापूर्ण आचरण करें, क्योंकि जब भक्त विनम्र और सहनशील होता है तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मैं भगवान आशुतोष से प्रार्थना करता हूं, इस बार की आपकी कांवड़ यात्रा आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करे। इसके लिए आपको प्रसन्न रहकर शांतिपूर्ण आचरण करना होगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की यह पुण्य भूमि केवल आप सभी का स्वागत नहीं करती, बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। इसलिए हमारी सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्वयंसेवी संगठन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे गंगा सभा के लोग, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ मेयर बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जिला पंचायत के लोग बैठे हैं, क्षेत्र पंचायतों के लोग बैठे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लोग हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, ये सारे के सारे मिलकर इस यात्रा का संयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी आ रहा है। और इसका परिणाम है कि हमारी दिशा बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला स्थान हमने प्राप्त किया है। भाई, इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर भी राष्ट्रीय औसत से हमारी कम हुई है। हमने नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके बनने के बाद 24,000 से अधिक नियुक्तियां अभी बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, और नकल माफिया
आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमने विकास के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम किया है। जहां हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, अब हम सनातन के आड़ में विधर्मियों द्वारा छद्म वेश बनाकर, वेश बदलकर हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के खिलाफ भी एक ऑपरेशन हम चला रहे हैं। आप सभी को पता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कम आवाज आई। हाँ, काल लेनी नाम है उस ऑपरेशन का। और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ऐसे ढोंगियों को, छद्म वेशधारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो वेश बदलकर हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हमने सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को भी अनिवार्य कर दिया है। पिछले 2 दिनों से सभी स्कूलों में हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं गीता का पाठ कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के बच्चे शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की कला को भी सीख पाए, आस्था के साथ साथ अपने अध्यात्म के प्रति भी मन में उत्सुकता जागृत हो। भाइयों बहनों, आपकी सुरक्षा और यात्रा की सुगमता के लिए प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें और इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अभी भोले बाबा की भजनों की प्रस्तुति भी हुई है, इसलिए और आगे भी अभी होनी है, इसलिए मैं आप सबका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आज की इस पवित्र संध्या में हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके साथ साथ सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भगवान शिव प्रदान करें। अंत में मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, यात्रा की व्यवस्थाओं की दृष्टि से आप सभी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। फिर भी यदि इस दौरान किसी को कोई छोटी मोटी कमी लगती होगी, छोटी मोटी कमी रह जाए, तो उसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबसे क्षमा प्रार्थी। इसी के साथ में पुनः हरिद्वार पुलिस और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से मुट्ठी मारकर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बोलूंगा हर हर, आप बोलेंगे बम बम। हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार को पीएम की सौगात की बात कर रहे हैं हम। वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और यह उनका बिहार का 53वां दौरा होगा, जो उन्हें राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करता है। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जो बिहार के सर्वांगीण विकास को एक नई गति प्रदान करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बताया कि यह दौरा न केवल बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली इस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी एनडीए इस दौरे को चंपारण क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रदीप शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ है। प्रदीप, 7,217 करोड़ की जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जानकारी क्या है?
जी 15 जी बिल्कुल, कल यानी कि 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के साथ साथ वो बंगाल भी जाएंगे और करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास करने वाले हैं पश्चिम बंगाल और बिहार में। और क्योंकि आने वाले दौर में जो है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और बिहार में इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का, जिसको लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा सकता है। इसी दौरान बिहार के मोतिहारी में जो सभा होने वाली है, वहां से बिहार को करीब 7,000 करोड़ से अधिक की राशि से योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है, जो बिहार को प्रगति की राह पर ले जाएगा, जिसमें ट्रेन एवं जो है विभिन्न सेक्टरों में जो है योजनाओं की शिलान्यास होनी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए प्रदीप। स्वच्छता में चमका राजधानी लखनऊ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की घोषणा में लखनऊ ने देश के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और इस उपलब्धि पर लखनऊ के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल और पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। लखनऊ को कचरा मुक्त शहरों की 7 स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुई है और इसके अलावा आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज को 5 स्टार रेटिंग, जबकि फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में भी लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा, आगरा 10वें पर, गाजियाबाद 11वें पर और प्रयागराज 12वें स्थान पर रहा। कानपुर की बात करें तो 13वां स्थान और वाराणसी 17वां स्थान और मेरठ 23वें रैंक पर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश अब स्वच्छ और हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है। राष्ट्रपति ने लखनऊ टीम को सम्मानित किया है और एक नया खिताब राजधानी लखनऊ के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता बनी संस्कार और इसको लेकर के यूपी के 17 शहरों को राष्ट्रीय गौरव मिला है। एक बड़ी उपलब्धि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। तो देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ को ये स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति ने लखनऊ टीम को सम्मानित किया है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, एक नया खिताब राजधानी लखनऊ को मिलता हुआ और उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड बना है। राजधानी लखनऊ ने ये तीसरा सबसे स्वच्छ शहर नाम से एक रिकॉर्ड बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जो है तीसरा और नोएडा को दूसरा स्थान मिला है। इसके लिए आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा उनको बुलाकर उनका जो है सम्मानित किया, पुरस्कृत किया और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। वहाँ पे जो नगर आयुक्त थे, तमाम लोग जो उपस्थित थे, नगर पालिका जो महापौर हैं, इन सब लोगों ने जो है एक जो है एक्सेस वो ज्वाइन किया कि जिससे कि ये आगे एक नजीर बन सके। उसी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है वो बधाई दी है प्रदेशवासियों को कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता अभियान है वो कहीं न कहीं अब इस संस्कार में लोगों के शामिल हो चुका है। लोग खुद अब जो है चाहे वो किचन जो है वेस्टेज हो या चाहे कुछ भी ऐसे वेस्टेज चीजों को उसका उपयोग करने लगे और उसको ऐसी जगह पर करें जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण में ये दिखता है कि हाँ यह स्वच्छ है और वातावरण यहाँ का अच्छा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए कौशलेंद्र। और भारी बारिश, अमरनाथ यात्रा पर रोक की बात करेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारी बारिश अमरनाथ यात्रा पर रोक की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को गुरुवार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। वहीं घाटी में पिछले 36 घंटों से जारी तेज बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों की पटरियों को नुकसान पहुंचा, जिन्हें BRO की मदद से ठीक कराया गया है। गांदरबल जिले में भूस्खलन के कारण एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधुरी ने जानकारी दी है कि खराब मौसम के कारण यात्रा को आज स्थगित किया गया है, लेकिन मौसम ठीक रहने पर शुक्रवार से यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने के लिए रवाना हों। BRO द्वारा ट्रैक किया जा रहा है और अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और भूस्खलन की तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे, लेकिन प्रशासन ने अभी रोक लगा दी है और साथ ही ये भी कहा है कि पहले यात्रा को लेकर के जानकारी हासिल कर ले, स्थिति के बारे में जानकारी कर लें कि क्या देखा जा रहा है। भूस्खलन में एक महिला की मौत भी बताई जा रही है। श्रद्धालु महिला की मौत हुई है, 3 घायल हैं। वहीं BRO द्वारा ट्रैक मरम्मत जारी है और जल्द बहाली की भी उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल यात्रा पर अभी रोक लगाई गई है। खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के अभी रोक है। भूस्खलन की ये तस्वीर, तो अस्थायी रूप से अभी रोक लगा दी गई है। और पटना में दिन दहाड़े गोलीकांड। पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल की ICU में गुरुवार सुबह हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर बेरहमी से अपराधी चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोली चला दी और जिससे उसकी मौत हो गई है। चंदन, जो बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में था, बक्सर का रहने वाला था और उस पर कई हत्याकांडों के मामले दर्ज थे। घटना को अंजाम देने 4 अपराधी सीधे कमरे संख्या 209 में दाखिल हुए और मात्र 25 सेकेंड में फायरिंग की और बाद में पुलिस ने अस्पताल के गार्ड समेत 12 आरोपियों को हिरासत में लिया और वे सभी जब्त आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पटना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम सहित चित्रावलोकन, CCTV फुटेज और बक्सर पुलिस की मदद से हमलावरों की पहचान के प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिलता है कि चंदन मिश्रा और शेरू गैंग के बीच पुरानी रंजिश है और इस हत्या का पिछला कारण हो सकता है। बिहार में एक और वहीं टूट रहा छांगुर तिलिस में धर्मांतरण का इंटरनेशनल रैकेट चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिस छल, धन और बल की ताकत के बलबूते अपना काला साम्राज्य चलाता था, उसे ढहाने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। यूपी ATS से लेकर ईडी ने पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ईडी ने बलरामपुर से लेकर के मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर गुरुवार तड़के छापेमारी की। वहीं छांगुर का काला चिट्ठा खोलने वाले, गवाहों पर हमला करने वाले 3 गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। छांगुर को ताकत देने वाले उसके भतीजे को भी हिरासत में लेकर ATS वो राज गुलवाने में जुट गई है जिनका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। ईडी ने बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड मारी। ईडी के छांगुर के करीबी नवीन और नीतू उर्फ नसरीन के बैंक खातों से कई संदिग्धों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए लेन देन का इनपुट भी मिला था। इसके बाद ईडी रेड डाली गई और मुंबई के बांद्रा और माही में ईडी ने कुछ लोकेशन पर रेड डाली। ये छापेमारी शहजाद शेख नाम के
शख्स के घरों पर हुई है, जिसके खाते में 2 करोड़ रुपए नवीन ने भेजे थे। वहीं बलरामपुर के मधुपुर में छांगुर के घर पर ईडी पहुंची। सुबह तड़के 5 बजे जांच शुरू हुई। रेड दोपहर तक चलती रही। का केस हुआ है, वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था, जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू। देखिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है, वो एक गैंग के सरगना और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था, जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं, कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं, और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी अभ्युदय अवस्थी इसी खबर पर है। अभ्युदय, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं जो अभी बाइट आपने एक पीड़िता की सुनी, ये पूरा मामला यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसी 5000 से ज्यादा लड़कियों का जो है इसने इस छांगुर में धर्मांतरण कराया, और फिर ये मामला सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित न होकर एक प्रकार से जैसे देखा जाए कि उनका शोषण करना, उनका यौन शोषण करना, उनके साथ बलात्कार करना और तमाम जो फाइनेंशियल भ्रष्टाचार भी इसमें देखा गया। आतंक एक सामाजिक आतंक है, इसको सामाजिक आतंक का भी नाम दे सकते हैं कि इस तरीके का गैंग बनाकर और जिस तरीके से रैकेट बनाकर ये काम किया गया, इसमें जो फॉरेन फंडिंग जो का भी जिक्र आ रहा है, इसमें ईडी का भी जो है आज से एंट्री हो गई। ईडी पूरे फंडिंग की भी जांच कर रही है और यहाँ तक सऊदी तक जो है इन्होंने पूरा रैकेट फैला रखा था, और जिसमें कोड वर्ड धरती पलट जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसमें महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग की गई। ये बहुत सुनियोजित तरीके का एक इस्लामिक एजेंडा चलाया गया और जिस एजेंडे का पूरा पर्दाफाश हुआ। और मुख्यमंत्री जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस पर कड़ी कार्रवाई करने के बहुत शुक्रिया अभ्युदय पूरी जानकारी देने के लिए। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष सिरोंज अस्पताल की शर्मनाक पोल। मध्य प्रदेश के सिरोंज इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई और जहां 15 वर्षीय आकाश की मौत के बाद भी उसे अंतिम सम्मान तक नसीब नहीं हुआ। सिरोंज अस्पताल में इलाज के दौरान आकाश ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। बारिश के बीच आकाश के शव को एक मोटरसाइकिल पर ले जाया गया। पीछे पीछे चीखते और बिलखते परिजन दौड़ते नजर आए। किसी ने सवाल किया, क्या गरीब की मौत की भी कोई इज्जत नहीं? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी दिख रही है, लेकिन उसे चलाने को कोई तैयार नहीं है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने ना तो एम्बुलेंस दी, ना ही कोई मदद की। यह घटना न सिर्फ सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि गरीबों के लिए आज भी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दूर हैं। प्रशासन की चुप्पी और एम्बुलेंस की मौजूदगी के बावजूद शव को बाइक से ले जाना प्रशासनिक संवेदनहीनता की मिसाल बन गया है। जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वाकई गरीब की जान और मौत की कोई कीमत नहीं है? और
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस, और फिर भी नसीब नहीं हुई एक गरीब को, गरीब की मौत बेइज्जत बन गई। सवाल प्रशासन पर है कि एम्बुलेंस होते हुए भी परिजनों को एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का